हैं अपने आज। हम्म, हाँ जी, पहले मेरी उसूल तफसीर की क्लास है जी, इंशाल्लाह। क्यों जोया, आपने जाना है? आपने क्लास छोड़ के जाना है? इसलिए पूछ रही हैं? नहीं सर, मैं इसलिए पूछी थी वो मैं ताकि नोट्स वो वाली निकालूं। आप लोगों ने कहा होगा सर जैसे ही बताएंगे तो मैं इस तरीके से गायब हो जाऊँ। ये तो कुछ लोग होते हैं ना, ये क्या हम पढ़ रहे हैं हमें समझ ही नहीं आ रही, इतना मुश्किल है। एनीवेज, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। आई होप एवरीथिंग्स गुड। चलिए जी। तो हमने अब तक जो पढ़ा है वो हम इंशाल्लाह रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने दो चीज़ें डिस्कस की थी। उन्होंने कहा था कि देयर आर टू मेजर कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस फाउंड इन द तफसीर। तफसीर के अंदर बेसिकली दो मेजर कॉजेज हैं इख्तिलाफ के। और जब हम बात करते हैं इख्तिलाफ की तो हम जनरली बात करें इख्तिलाफ तजाद की। इख्तिलाफ तनव्वु को हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिया, राइट? द डिफरेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, नाउ वी आर स्टडीइंग दैट, राइट? So differences that occur because of issues in the transmission and differences that occur because of the interpretation. So we have like नकल की बुनियाद पे इख्तिलाफ हो रहा है और एक इस्तदलाल की बुनियाद पे इख्तिलाफ हो रहा है। नकल और इख्तिलाफ इस्तदलाल की बुनियाद पे इख्तिलाफ। आई होप कि आप लोगों के सामने ये वाज़ेह डिफरेंस है कि नहीं। चलें, होना चाहिए, नहीं है तो क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रिपोर्ट्स। नकल की बुनियाद पे जो इख्तिलाफ होता है उसके हवाले से कुछ हमने चीज़ें डिस्कस की थी। हमने कहा था there are two forms of transmitted reports in tafsir: reports that can be verified by reliable means, reports that cannot be verified by reliable means. So in terms of transmission, अगर हमने ट्रांसमिशन जो है यानी तफसीर के अंदर, तफसीर वो तफसीर जो कि हमें नकल के जरिए पहुंची है। अब उसमें दो तरह की रिवायात है, ठीक है? कुछ ऐसी रिवायात हैं जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं और कुछ ऐसी रिवायात हैं जिनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। समझ आ गई यहाँ तक? आगे चलते हैं जी। Reports that can be verified by reliable means. Okay, such reports in tafsir normally comprise following characteristics that cannot be verified by reliable means. तो वो रिपोर्ट्स जो हैं जो तफसीर के अंदर जिनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, जिनके बारे में हम ये डिस्कशन नहीं कर सकते कि क्या ये वाकई ठीक है कि गलत, वी हैव नो क्लू व्हाटसोएवर कि वो सही है कि गलत है, वो वीक है या स्ट्रांग है, वी डोंट नो। हम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसा वे मेथड नहीं है, कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसके जरिए हम उसकी ऑथेंटिसिटी को असेस कर सकें या इवेल्युएट कर सकें, ठीक है? सो वो कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं, वो कौन कौन सी हैं? आमतौर पे इसराइलियात, ठीक है ना, उसके वाले से। और उनकी जो फर्दर अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो क्या है? द नॉलेज दैट दे कैरी इज नॉट बेनिफिशियल और डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। दीन इज नॉट बेस्ड ऑन सच रिपोर्ट्स, इन अदर वर्ड्स दे डू नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन दीन, ठीक है ना? क्या मतलब है कि उसके अंदर जो नॉलेज हमें उससे मिलता है उन रिपोर्ट्स के थ्रू, वो कोई ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। एंड दीन जो है, दीन उन रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी दीन की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि तफसीर हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम दीन को समझ सके ना, तफहीम कर सके, उसकी ताबीर कर सके, उसकी इंटरप्रिटेशन कर सके। तो इंटरप्रिटेशन उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती उन रिपोर्ट्स के ऊपर। दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू से। इन अदर वर्ड्स, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कोई उनसे फायदा नहीं है, यानी उनकी नॉलेज से कोई ना हमें फायदा होता है ना कोई हमें नुकसान होता है। There are no means to prove their validity. There are no means to prove their validity. और हमारे पास कोई वे भी नहीं है जिनके जरिए हम उनकी वैलिडिटी को या उनकी ऑथेंटिसिटी को इवैल्यूएट कर सकें। Third, they are normally associated with trivial information of the past, events such as the color of the dog that belonged to the people of cave, name of the tree from which Adam alayhi salatu wassalam ate. तो ट्रिवियल इंफॉर्मेशन, अगेन वही वाली बात है। और वो ट्रिवियल इंफॉर्मेशन जो कि पास्ट इवेंट्स, यानी ऐसे इवेंट्स जो कि माजी में हो चुके हैं, उनके हवाले से कुछ रिपोर्ट्स पाई जाती हैं और वो ऐसी ये ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है। जैसे मिसाल के तौर पे वो कुत्ता जो असहाबे कहफ का था, उनका रंग कैसा था, और इसी तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस दरख्त को खाया था, वो दरख्त किस नौयत का था? क्या वो बेरी का दरख्त था, अंगूर का दरख्त था, केले का दरख्त था, वो एप्पल का था, मैंगो का था, व्हाटएवर, राइट? सो पता चल जाए तो अच्छी बात है, ना भी पता चले तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होता, ट्रिवियल इंफॉर्मेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सच रिपोर्ट्स आर नॉर्मली टेकन फ्रॉम द ज्यूज एंड क्रिश्चियंस एंड देयर स्क्रिप्चर्स। नॉर्मली ये जो रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं, ये कहाँ से हमें मिलती हैं? ये हमें यहूदी और ईसाई, उनके जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनकी जो किताबें हैं, रिलीजियस बुक्स जो हैं, उनमें से मिलती हैं, ठीक है ना? कुछ तौरात से मिल जाती हैं, कुछ इंजील से मिल जाती हैं, और कुछ उनकी दीगर जो किताबें हैं, जिस तरह हमारी किताबें हैं बहुत सी, फिक्ह की किताबें हैं, हमारी तफसीर की किताबें हैं, कुरान और सुन्नत के अलावा भी हमारी कई किताबें हैं ना, रिलीजियस बुक्स। तो इसी तरीके से उनकी भी हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं उनको ना, उनकी किताब तफसीर की जो किताबें हैं उनको हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं। तो हर्मेन्यूटिकल टेक्स्ट जो होते हैं उनके, वो भी उनमें से जो
आपको चीजें मिलती हैं, तो वो जो है टेक्स्ट जो है उसमें से भी बहुत सी चीजें मिल जाती है। जाहिर है उन्होंने भी कुरान और सुन्नत की तफसीर की है, जो उनकी कुरान और सुन्नत है उनकी तफसीर उन्होंने भी की है, और उसकी तशरीहात मौजूद है। तो वो तशरीहात के अंदर जो डिटेल मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, अगेन वो इन्फॉर्मेशन और वो उनका जो डाटा है वो हमें हम तक पहुंच गया किसी तरीके से। एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन आमिर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनको कुछ किताबें मिली थी। ठीक है, उनको कुछ किताबें मिली थी। एक जंग हुई यहूदियों के साथ, जब जंग हुई, मुझे नाम भूल गया उस जंग का। तो जब उन यहूदियों के साथ वो जंग हुई, तो उस जंग के बाद उनको वहां से, उनके इलाके से, एक ऐसा पूरा एक समझे बोरा मिला, बड़ा सा बैग मिला, जिसके अंदर उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स मौजूद थे, किताबें मौजूद थी। तो उन्होंने उनको पढ़ा, तो उसमें बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि माजी के इवेंट्स के हवाले से थी वो मौजूद थी। तो वो अब्दुल्ला बिन आमिर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु उससे रिवायत किया करते थे, बहुत सी चीजें नकल किया करते थे, बताया करते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी हुई थी कि हदीथु अन बनी इसराइल वला हरज, जैसे कि हम आगे भी पढ़ेंगे। ओके, रिपोर्ट्स फ्रॉम अदर स्क्रिप्चर्स, इसराइलियात। तफासिर are full of reports from other scriptures transmitted by companions and their students. ओके, हमारी तफसीरों के अंदर इसराइलियात मौजूद हैं। ठीक है ना, इसराइलियात किसको कहते हैं? रिपोर्ट्स फ्रॉम द अदर स्क्रिप्चर्स, फ्रॉम द पास्ट, द स्क्रिप्चर, द पीपल ऑफ द पास्ट, उनकी जो स्क्रिप्चर है, जज़ाकल्लाह खैर। इसमें शुगर तो नहीं? चलो ठीक है, चेक करने का फायदा ठीक है, राइट। बहुत ज्यादा आपने दी है मुझे, चले कोई नहीं, इंशाल्लाह। Tafasir are full of reports from the other scriptures transmitted by companions and their students, right? Okay, so the second thing is such reports do not contribute in deen. In other words, such reports do not make any addition to the deen. वही वाली बात है, पहले रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो इसराइलियात हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक हमारे दीन से उस तरह डायरेक्टली नहीं है। In terms of benefiting from these reports, there are three forms in which they can be categorized. Okay, तीन किस्म के reports हैं: reports that we know are true, reports that we know are false, and reports that we cannot make any decision of. We neither affirm nor we disapprove. ठीक है, तो ये तीन किस्म की रिपोर्ट्स हैं। कुछ ऐसी हैं जिनका बारे में हमें पता है कि वो सच्ची हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता है, वालेकुम सलाम, हमें पता है कि वो false, they are not reliable. And the third one is reports that we cannot make any decision of. हमें नहीं पता कि उनके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। We neither affirm nor we disapprove. ना हम उनकी तस्दीक करते हैं, ना हम उनकी तकजीब करते हैं, ना हम उनको कबूल करते हैं, ना हम उनको रिजेक्ट करते हैं, ना हम उनको सच्चा कहते हैं, ना हम उनको झूठा कहते हैं। So these are the three types of reports: reports that we know are true, reports that we know are false, and reports that we cannot make a decision about. तो उसके बारे में हमारा क्या रवैया है कि ना हम उनकी तस्दीक करते हैं, ना उनकी तकजीब करते हैं। और इससे पता चला कि असल में हमारे लिए जो क्राइटेरियन है, हमारे लिए जो स्टैंडर्ड है या बेंचमार्क है, जिसके अगेंस्ट हम मेजर करेंगे कि ये रिपोर्ट्स रिलायबल है कि नहीं है, वो क्या है? कुरान और सुन्नत। तो कुरान और सुन्नत के अंदर किस चीज को सही कहा गया, उसको हम टिक कर देंगे सही, किस चीज को गलत कहा उसको हम फॉल्स कर देंगे, उसको हम क्रॉस कर देंगे। और जिसके बारे में कुरान और सुन्नत खामोश है, तो हम उसको बयान कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है अमल नहीं कर सकते ना। ऑब्वियसली अमल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अमल करने का मतलब है कि आप उसको डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? अप्रूव कर रहे हैं। तो आप बयान कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं विद रेफरेंस कि जी ये चीज जो है ना, वो बनी इसराइल की किताबों में से हमने पढ़ी है, और ला नुसद्दिकुहुम वला नुकद्दिबुहुम, ना हम उसकी तस्दीक करते हैं ना उसकी तकजीब करते हैं। तो इस तरह करके एक पैसिव पोजीशन या एग्नोस्टिक पोजीशन उसके बारे में लेने में कोई हर्ज वाली बात नहीं। अच्छा जी, इस हवाले से जो हदीसें मैंने आपके सामने रखी थी, सही बुखारी की हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया व हद्दिथु अन बनी इसराइल वला हरज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे बयान करो, बेशक कोई एक आयत ही क्यों ना हो, व हद्दिथु अन बनी इसराइल से बयान कर लो, वला हरज, को इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। वमन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि वो बंदा जिसने जानबूझ के मुझ पे झूठ बांधा, उसको अपना ठिकाना जहन्नुम में बांध ले, बना ले, सॉरी। फिर इसी तरीके से ये एक और हदीस है, इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस अगर ज़ईफ है लेकिन बाज़ उलमा ने इसको हसन भी कहा, मा हद्दसकुम अहलुल किताब फला तुसद्दिकूहुम वला तुकज़्ज़िबूहुम वक़ूलू आमन्ना बिल्लाहि व रुसुलिहि फ़इन कान बातिलन लम तुसद्दिकू व इन कान हक़्क़न लम तुकज़्ज़िबूहु। जो अहले किताब बयान करते हैं तुम उसको बयान कर दिया करो, लेकिन उसकी तस्दीक और तकज़ीब ना किया करो, बल्कि कहा करो हम अल्लाह पर ईमान लेके आए, उसके रसूलों पर ईमान लेके आए। क्योंकि अगर तुमने उसको, अगर वो फ़इन कान बातिल, अगर वो बातिल हुई, लम तुसद्दिकूहु, तो तुमने उसकी तस्दीक नहीं की, व इन कान हक़्क़न, अगर वो सच हुई, लम तुकज़्ज़िबू, तुमने उसको झुटलाया नहीं। तुम्हारी पैसिव पोजीशन या एग्नोस्टिक पोजीशन रखना ये ठीक है। तो इससे पता चला कि जिस चीज के बारे में आप जान नहीं सकते या आपको कंफर्म नहीं है कि वो ठीक है कि गलत है, तो उसके बारे में हमारा रवैया क्या होना चाहिए? पैसिव।
उसके बारे में वी शुड बी पैसिव, वी शुड एक्ट पैसिव। चलो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। Let me ask you this question. Let us discuss this question. आप में से बहुत से लोग ज़ाहिर जानते हैं, एक अप्रोच है हमारे यहाँ यूज किया जाता है कुरान एक मिरेकल्स के अंदर, एक डिस्कशन की जाती है जिनको हम कहते हैं साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ द कुरान। साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ द कुरान। इंटरेस्टिंग बात यह कि मेरी इसमें पीएचडी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है अभी। आई एम राइटिंग माय रिसर्च ऑन दैट, ऑन दिस टॉपिक। मुझे बताएं कि एक साइंटिफिक फिनोमेना है, साइंस एक बात कहती है, और मिसाल के तौर पे फ्यूचरिस्टिक बात करती है साइंस, कोई फ्यूचरिस्टिक ब्लैक होल्स के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट इट। और हमें महसूस होता है कि कुरान मजीद में वो कॉन्सेप्ट किसी न किसी लेवल पे डिस्कस किया जा रहा है। सो क्या हमें उसको अप्रूव करना चाहिए, क्या हमें उसको डिनाई करना चाहिए, क्या हमें उसके बारे में पैसिव होना चाहिए कि ला नुसद्दिकुहुम वला नुकज़्ज़िबुहुम? इन तीनों में से सबसे सेफेस्ट पोजीशन कौन सी होगी? एनीवन? हैदर, हैदर, अरल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। नाम या अखी, बताएं। उसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि ना ये झूठा है ना सच है, क्योंकि हमारे पास उसका कामिल इल्म ही नहीं है। तो हम किसी एक साइड पे उसके बारे में एक मौक़िफ़ नहीं इख्तियार कर सकते। नाइस। Anyone who dares to disagree with him? Mehak, yes, of course. I would like to hear from Mehak. Yes, please. सर इसमें पैसे भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि कुरान शरीफ में ज़रूरी नहीं है कि अभी मौजूदा हालात के हिसाब से, हाँ लकीली कोई चीज़ अगर मैच हो जाए तो अलग बात है। लेकिन वो फॉर एग्जाम्पल 9/11 का भी जब वाकया हुआ था तो लोगों ने वो कुरान शरीफ की आयतें निकाल निकाल कर उसमें से कि ये है वो है जहाज आए। तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमें रिलेट करना चाहिए डायरेक्टली। Hmm. Anyone else who dares to disagree? आप दोनों भाइयों, आप एक भाई और बहन ने इस तरह किया है कि तमाम अब तक का जितना लिटरेचर है उसको आप लोगों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। हमारे यहाँ पता है बकायदा इसके ऊपर इतना ज्यादा लिटरेचर लिखा गया है, इतने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स have been dumped into this field. Subhanallah, you cannot imagine. किताबें ऐसी ऐसी लिखी गई हैं, ऐसी ऐसी रिसर्चेस की गई हैं कि कुरान ये कह रहा है, साइंस ये कह रही है। लुक एट द commonality between these two. सर ये मेरे जाती ख्याल है, मतलब कंफर्म नहीं है मुझे, मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ। आई एम सॉरी, मतलब ये जाती मेरी राय है कि नहीं होना चाहिए। मेरा भी राय अच्छी राय है, आपकी ठीक राय है। आपको इसमें कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एनीवन, कोई और? मैं चाहता था कोई और भी रिस्पॉन्स आता सामने से। चलें। बहरहाल, बाकी भी भाई बहने बोला करें। आई वांट टू हियर। जी जोया, जोया प्लीज प्लीज। सर वैसे मैं भी उनसे एग्री करी, लेकिन फिर आपने जब बोला तो मैंने सोचा पहले हम ये देखेंगे ना कि हमें फायदा क्या हो रहा है, मतलब क्या हमें इस चीज का फायदा है कि हम रिलेट करें। यानी आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं। पता है आपको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कौन होते हैं? या फिर आप समझ लें कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है। ये यूटिलिटेरियन, ये यूटिलिटेरियनिज्म पे बिलीव करती है। ओके। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट वो होते हैं जो कहते हैं कि वो चीज सही है जिसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा है। तो एज लॉन्ग एज इफ इट बेनिफिट्स तो ठीक है, अगर इसका कोई बेनिफिट नहीं है तो फायदा ही नहीं, छोड़े। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? सिर्फ फायदा ही असल चीज होती है? जी जोया, आप उसूल तफसीर पढ़ रहे हैं, बताएं उसूल तफसीर पढ़ रहे हैं, क्या कुरान मजीद इस तरह के फिनोमिनन पे बात करता है कि नहीं करता? और अगर करता है तो हाउ डू वी, वेयर डू वी प्लेस इट? दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? हम्म। सर अगर डायरेक्टली किसी चीज का मिल जाता है कुरान और हदीस की रोशनी में कि ये चीज इसी चीज पे बेस व्हाट करती डू है यू या अल्लाह मीन ने बाय सच में दिया डायरेक्टली? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली? सर फॉर एग्जांपल अब ब्लैक होल का तो मुझे नहीं पता कि उसमें कुरान शरीफ में कहाँ इस तरह मेंशन है। लेकिन अगर जनरलाइज फॉर्म में अगर बात की जाए तो ये असहाबे कहफ की, मतलब नंबर पूछे थे कितने लोग होते हैं क्या होता है। तो हम्म। डायरेक्टली अगर किसी चीज का हवाला मिल जाता है फिर भी हम ये बहस करें कि नहीं वो फलाने 313 थे, 7 थे, 5 थे, जो जो भी थे वगैरह। तो अगर आपको डायरेक्टली किसी चीज का लिंक मिल जाता है फिर बहस करना मतलब मेरे ख्याल बेवकूफ़ी है, मेरा ख्याल है। और अगर आपको डायरेक्टली लिंक नहीं मिलता तो अपनी जाती खुशी के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी एहतियात करनी चाहिए क्योंकि आप बड़ी कुरान शरीफ आप बड़ी ना जी सर। ओपिनियनेटेड है माशाल्लाह। ठीक है, आप ओपिनियनेटेड खातून है माशाल्लाह। ओपिनियनेटेड खातून पता कौन है? ओपिनियनेटेड पता कौन होता है?
चले, नहीं सर, पता नहीं पता। opinionated का मतलब होता है the one who emphatically expresses his or her opinion. माशाल्लाह, that's very good. ऐसे होना चाहिए. कुछ लोग होते हैं जो माशाल्लाह जिस बात को बयान करते हैं ना, बड़े emphatic वे में कहते हैं. जी, बात बहुत अच्छी है आपकी, बिल्कुल. चले, मैं आपको बताता हूं. चले इसको जरा डिस्कस करते हैं. याद रखिएगा, मेरे इस पे एक लेक्चर भी है, वैसे आप वो जरूर सुनिएगा. मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूंगा कुरान और साइंस के हवाले से. देखिए, याद रखिएगा, पहली बात, कुरान ना, साइंस ना, जब हम साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हैं, हम साइंटिफिक थ्योरी की बात करते हैं, तो साइंटिफिक थ्योरी जो होती है ना, इट्स नॉट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन. सिर्फ ऑब्जर्वेशन वो साइंटिफिक थ्योरी नहीं होती. ऑब्जर्वेशन एक साइंटिफिक थ्योरी का एक पार्ट होता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है. साइंटिफिक प्रोसेस में क्या क्या कुछ होता है, चलिए मैं आपको आज थोड़ी सी साइंस पढ़ाता हूँ. फिलोसफी ऑफ साइंस, सॉरी, नॉट साइंस, साइंस तो आपको आती होगी, फिलोसफी ऑफ साइंस. जी, साइंटिफिक जो प्रोसेस होता है ना, आपके सामने स्क्रीन आ रही है. इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, आपके साथ स्क्रीन आ रही है जी भाइयों और बहनों, बता दें. जी सर, आ रही आ रही है। ओके, परफेक्ट. एक होता है हाइपोथेसिस, Yes, sir, it's उसके बाद visible. ऑब्जर्वेशन, बल्कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन होती है. उसके बाद एक हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंटेशन होती है. फिर उसके बाद मल्टीपल एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं. ये जी प्रोसेस, इसे कहते हैं साइंटिफिक प्रोसेस. इससे थ्योरी बनती है. साइंटिफिक थ्योरी गोज थ्रू, इसे साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं. तो साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है, बेसिकली ए साइंटिफिक थ्योरी is something that is developed as a result of scientific method. Scientific method comprises of following stages and processes. ठीक है जी. किसी भाई या बहन को मसला, ऑब्जर्वेशन होती है सबसे पहले. आप किसी ऑब्जर्व को, साइंटिस्ट क्या करता है, किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, उसके बारे में एक मफरूजा कायम करता है. ठीक है ना, मफरूजा का मतलब है समथिंग ही अज्यूम्स, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं. उसके बाद यानी ये होता है मिसाल के तौर पे कि ये जो चीज है वो इस वजह से हो रही है. ठीक है ना, एक मफरूजा उसके ज़हन में होता है. अब वो क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, और उस एक्सपेरिमेंटेशन के नीचे नतीजे में जो मफरूजा होता है, या तो वो सही साबित होता है या गलत साबित होता है. और एक्सपेरिमेंटेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन को छोड़ दें, बल्कि एक ही एक्सपेरिमेंटेशन ही रखें, ये काफी है. मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करता है, एक नहीं करता, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करता है. यानी उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद दोबारा करता है, दोबारा करता है, दोबारा करता है, दोबारा करता है. बार बार उसको एक रिजल्ट्स मिलते रहते हैं, रिजल्ट्स मिलते रहते हैं, यहां तक कि वो फिर समझता है, वो एक थ्योराइजेशन करता है. वो थ्योरी, एक साइंटिफिक थ्योरी एक वजूद में आती है. ठीक है, समझ आ गई जी. अच्छा, कुरान यस सर. कुरान मजीद हैदर, कुरान मजीद जो है ना, वो ऑब्जर्वेशन की बात करता है. कुरान मजीद साइंटिज्म की बात नहीं करता, साइंटिफिक थ्योरी की बात नहीं. हम कहते हैं, देखें जी, कुरान कहता है जी साइंटिफिक मिरेकल्स कुरान से मिल जाएंगे. कुरान कहता है फला तुबसिरून अफला यंजुरून, तुम देखते नहीं हो. भाई ये क्या चीज है, ये ऑब्जर्वेशन है, महज एक ऑब्जर्वेशन. साइंटिफिक थ्योरी को कभी भी इंटेल नहीं करती, याद रखिएगा. सिर्फ ऑब्जर्वेशन कभी भी साइंटिफिक थ्योरी को इंटेल नहीं करती. तो कुरान स्पेसिफिकली सिर्फ किस चीज के ऊपर फोकस करता है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर. अब मैं बताता हूं, ऑब्जर्वेशन जो है वो चेंज हो सकती है. ऑब्जर्वेशन डज नॉट मीन कि, यानी किसी चीज के अंदर अगर साइंस में और हमारी एक ऑब्जर्वेशन है जो कुरान से हमारी एक्सपेक्टेशन है, just because we observe both of us, it doesn't mean that we reach to a similar result.
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Just because we both observe, imagine me as a student of knowledge standing, मैं खड़ा हूं और मेरे साथ एक साइंटिस्ट खड़ा है, फिजिसिस्ट खड़ा है, ठीक है ना. एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है एक चीज को और एक मैं भी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं. हम दोनों एक ही चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं. नॉट नेसेसरली कि हम दोनों का जो नतीजा है, जो हम दोनों का आउटकम है, वो एक ही है. नॉट नेसेसरली. कैसे? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. आपको पता है कि दो तरह की फील्ड्स हैं. हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं अच्छा, यहां तक किसी को समझ यहां तक किसी को कोई सवाल तो नहीं? नहीं नहीं, सर मुझे एक चीज डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, नहीं नहीं ब्रदर्स, नहीं डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, नहीं नहीं नहीं. द सेम डाटा कैन मेक अस कैन टेक अस टू डिफरेंट रिजल्ट्स. जी जी मैक्स, सॉरी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं. आगे जाने से पहले यहां तक क्लियर कर ले. सर मैं ये कहना चाह रही थी कि कुरान शरीफ में तो जो चीजें भी मेंशन है वो बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ राग़िब करने के लिए, अल्लाह ताला मतलब बार बार यही कहता है ना कि ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है. अब उसको हम लोग साइंस से रिलेट कर नहीं, फलानी चीज ये कर कर, तो अल्लाह ताला का मकसद ये तो नहीं था कि लोग इसको रिलेट करें कि हाँ अगर साइंस में कोई चीजें चल रही हैं इस तरह कर कर. और इवन अगर वो आगे से ये साइंस में कहेंगे, भी वो आगे से ये कहेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है. अगर एक चीज कुरान कह रही है और साइंस कह रही है और ये दोनों चीजें एक दूसरे को प्रूव कर रही हैं, तो इससे तो बहुत अच्छी बात है. इससे तो कुरान की हकानियत साबित होती है. आपको इसमें मसला क्या है? लेकिन सर साइंस भी फिक्स नहीं है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ हाँ. फॉर एग्जाम्पल आप एक आईसी की बात करें, आईसी भी एक अंडर सरकम कुछ सरकमस्टेंसेस में वो अलग अलग तरीके से बिहेवियर उसका होगा. अगर करंट उसका बढ़ा देंगे तो वो डिफरेंट वो जल सकती है, या हो सकता है वो रिवर्स बाइसिंग हो जाए. मतलब साइंस जो है ना वो ऐसा तो नहीं है कोई फिक्स है, वो तो चेंज हो सकती है और हो रही भी है वक्त के साथ साथ. तो बाकी जो कुरान शरीफ की चीजें वो तो फिक्स्ड है, वो नहीं चेंज होंगी. मतलब उसमें अगर अल्लाह ताला ने अपना जिक्र किया हुआ है कि मेरी निशानियां हैं, तो निशानियां ता कयामत इंशाल्लाह कायम रहेंगी, वो तो नहीं चेंज हो सकती. हैदर बताइए. जी सर, मैंने यही बात करनी थी कि साइंस तो हमारे पास अभी तक हमने जितना एक्सप्लोर कर लिया है उसके मुताबिक जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं वो बता रही है. इसलिए हम देख लें हमारे पास लॉज कितने हैं और थ्योरीज ज्यादा है, हमारे पास लॉज कम है साइंस में. तो इससे क्या साबित हुआ? इससे यही साबित होगा कि साइंस चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे हम न्यू न्यू डिस्कवरीज कर रहे हैं. लेकिन कुरान में जो बात बता दी है वो तो नहीं ना चेंज हो सकती. हम्म. हम्म. अच्छा, तो इससे हमने क्या साबित, इससे प्रॉब्लम क्या हुई, इससे हमने नतीजा क्या निकाला, आपने बताया. इसका मुद्दा मतलब यही था कि कुरान और साइंस को अगर हम रिलेट कर रहे हैं तो उसमें ये बात भी ज़हन में होनी चाहिए कि साइंस जो आज कुरान से भी जो बात उसमें साबित हो रही है वो कल को चेंज हो सकती है, साइंस की जो बात है. तो इससे नुकसान ये होगा कि अगर हम आज एक चीज को साबित कह रहे हैं, साबित कर रहे हैं, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो आप चीज को जो है ना वही यानी वो आगे से जाके यानी कल को चेंज हो जाती है, तो फिर क्या कुरान के हम कहेंगे कि सही है कि गलत है? ऐसा ही है ना, एग्जैक्टली. यही पॉइंट था मेरा. जी. जबरदस्त. जी महक, आप कुछ और कहना चाह रही हैं? नहीं सर, मुझे भी यही कहना था कि ऑब्जर्वेशन तक ठीक है, बाकी फिर हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंटेशन में जाना फिर फायदा नहीं है उसका. ये मेरा है ओके. बेसिकली. अच्छा, आपको पता है कि ये जो ये जो हम कहते हैं, ये जो प्लानिटरी मोशन होता है, इसको स्टडी करने का क्या 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 फील्ड है? इसको स्टडी करने की कौन सी फील्ड है? प्लानिटरी मोशन को सर कॉस्मोलॉजी कहते हैं ना? कॉस्मोलॉजी नहीं, ये कॉस्मोलॉजी भी है और भी है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी है सर, आई डोंट नो, Astrology. मेरा ख्याल है. हाँ, एक है ये एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी. ये बहुत अच्छी आपने वर्ड में, यही मैंने आपसे पूछा था, यानी ये मैं जानना चाह रहा था कि आप ये बताएं. देखिए हमारे पास दो फील्ड है. मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऑब्जर्वेशन, अभी आपके सामने ये आ रहा है ना, प्रोसेस साइंस, ये वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन इज नॉट डज नॉट मीन सेम, ऑब्जर्वेशन डज नॉट मीन सेम रिजल्ट्स. ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको. देखिए, एक होती है एस्ट्रोनॉमी और एक है एस्ट्रोलॉजी. एक है एस्ट्रोनॉमी और एक है एस्ट्रोलॉजी. इन दोनों में क्या फर्क है? एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं जी? इसके अंदर बेसिकली हम ना प्लैनेटरी मोशन जो है उसको स्टडी करते हैं साइंटिफिकली, ठीक है ना. मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं
कि अच्छा एक सैयारा है, एक प्लैनेट है, वो यहां पे मौजूद है, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, ठीक है ना, इतनी देर बाद ये कहां पे होगा, राइट, और इनकी मूवमेंट्स किस तरीके से ये चीजें मूव कर रही हैं, ठीक है, इनका मोशन है उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना, थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। हम एक साइंटिफिकली इन चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है, इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। और एक और चीज है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, कोई बता सकता है? सर स्टडी हो जाएगी ना उसी की, मतलब Study of planets is called astronomy. Astrology is also a study of planets. But what is what is the सर difference? इसमें सारी गैलेक्सीज और सब कुछ आ जाता है मेरा ख्याल है, और No, सारा no, कुछ जो भी no, 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 no. Astrology is जैसे हमारे यहाँ संडे मैगजीन के अंदर होता है ना कि आपका दिन कैसा गुजरेगा, दैट्स एस्ट्रोलॉजी, ठीक है सर ना। जैसे वो, हाँ स्टार्स, ठीक है। आपके स्टार्स, आपका स्टार क्या कहता है, आपका स्टार कौन सा, लियो है फॉर एग्जांपल, या फिर क्या है वो, लियो होता है, और कौन कौन से हैं, जो है ना सारे जितने भी स्टार्स हैं, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, एक ही बंदा, दो लोग खड़े, एक एस्ट्रोनॉमी का एक्सपर्ट खड़ा है, एक एस्ट्रोलॉजर खड़ा है, और एक एस्ट्रोनॉमर खड़ा है, ये दोनों खड़े हैं, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, आसमान में सितारों को देख रहे हैं। एक एस्ट्रोनॉमी कर रहा है और एक एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। एस्ट्रोनॉमर जो है उसके रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी बिल्कुल डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है उस डेटा की, और इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर जो है उसकी अपनी पूरी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है उस डेटा की। सो यू कैन सी दैट बोथ ऑफ देम आर डूइंग द सेम थिंग, दे आर डूइंग द ऑब्जर्वेशन, लेकिन दोनों के आउटकम्स और रिजल्ट्स कंप्लीटली 180 डिग्रीज डिफरेंट है। एक फिजिक्स की बात कर रहा है, एक मेटाफिजिक्स की बात कर रहा है, एक रियल वर्ल्ड की बात कर रहा है, एक बियॉन्ड की बात कर रहा है, बियॉन्ड द रियल वर्ल्ड की बात कर रहा है, एक मटेरियल की बात कर रहा है, एक इनमटेरियल की बात कर रहा है, and they're both having the same observation, the same activity is producing same results, different results. तो कुरान बताना मैं ये चाह रहा था कि जब हम कुरान हमें ऑब्जर्वेशन पे बात करता है, कहता है ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्वेशन के बाद इंसान को मकासद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इंसान इस बात पे हैरान हो कि अल्लाह ताला ने कैसी दुनिया बनाई है, और इसमें क्या क्या अल्लाह की हिकमतें हैं, और क्या क्या ब्यूटी है, और किस तरीके से इसमें ग्रैंड्योर है, और इंसान उसकी अजमत और उस चीज को देख के क्या होगा, इंसान इंस्पायर होगा, ऑस्ट्रक होगा, और उसका ईमान, उसका यकीन, उसका कन्विक्शन मजीद बढ़ जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन जो है, जस्ट बिकॉज वी ऑब्जर्व समथिंग डज नॉट मीन कि हम साइंस कर रहे हैं। तो मैं बताना ये चाहता कि कुरान मजीद जब कहते हैं ना तालौ, और देखो, ऑब्जर्व करो, फसीरू फिल अर्दी फंजुरू, यानी देखो, जमीन में फिरो और देखो, गौर फिक्र करो, तो कुरान सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है, कुरान मजीद साइंस करने की बात नहीं कर रहा, एस्ट्रोनॉमी करने की बात नहीं कर रहा। कुरान मजीद कहता है, यानी अगर एस्ट्रोनॉमी होता ना तो कुरान कहता है कि चलो साइंस करो और देखो फिर अल्लाह ताला के कमाल। तो इंसान कहता है साइंस की है, कुरान क्या कह रहा है, क्या वो अल्लाह का कमाल है? तो इस तरीके से इंसान शायद उस नतीजे तक ना पहुंच सके। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, इस पर प्रॉब्लम क्या है, कि बहुत अच्छी आपने बात की कि इनहेरेंटली जो साइंस है ना, फिलोसफी ऑफ साइंस को अगर आप पढ़ें तो फिलोसफी ऑफ साइंस ये बात कहती है, फिलोसफी ऑफ साइंस कहता है साइंस क्या होता है, साइंस होती है जो साइंटिस्ट एक ये प्रोसेस साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके एक साइंटिफिक साइंस की थ्योराइजेशन कर रहा है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे एक लैब में एक बंदा खड़ा है सफेद कोट पहन के, उसके बाल उजड़े हुए हैं ठीक है, बाल उड़े हुए हैं, साइंस है, एंड ही इज डूइंग साइंस, राइट, ही इज डूइंग साइंस इन द लैब। तो ये है साइंटिस्ट। फिलोसफर ऑफ साइंस कौन है? ये साइंस है। फिलोसफी ऑफ साइंस क्या है? वो एक फिलोसफर है जो उसके पीछे खड़ा है साइंटिस्ट के, जो जो साइंस कर रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और वो ये बता रहा है कि एक्चुअली साइंस होती क्या है, करती क्या है, और साइंस की नेचर क्या। तो फिलोसफी ऑफ साइंस जो है वो बेसिकली बताती है कि व्हाट इज एक्चुअली साइंस। हो सकता है जो साइंटिस्ट है उसको शायद उसका ना पता हो, उसको ये पता है कि मैं साइंस कर रहा हूं, उसको साइंस करनी आती है, लेकिन साइंस की नेचर क्या है, साइंस किस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज नॉट साइंस, ये साइंटिस्ट नहीं करता। वो सिर्फ एक साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट कर सकता है, उसको वो इनिशिएट कर सकता है, लेकिन फिलोसोफर ऑफ साइंस बैठ के क्या करता है कि उसकी साइंस को क्या करता है, उसको जज करता है, इवैल्यूएट करता है।
तो थॉमस कुन एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है, उसकी किताब भी है द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। बहुत अच्छी किताब है, बहुत जबरदस्त किताब है, यू शुड रीड इट, आई हैव द बुक इफ यू वांट टू नो व्हाट इज एक्चुअली साइंस। तो वो बंदा द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये बेसिकली उसकी किताब का नाम है। एक फिलोसोफर, अमेजिंग साइंटिस्ट है, फिलोसोफर ऑफ साइंस है, एंड वन ऑफ द बिग नेम्स। यानी अगर आप फिलोसफी ऑफ साइंस पढ़ रहे हैं और आपको थॉमस कुन का नहीं पता, तो देन यू हैव नॉट स्टडीड साइंस, फिलोसफी ऑफ साइंस व्हाटसोएवर। अच्छा, वो जो है बेसिकली वो ये इस बात को एक जो है ना वो लेके आता है उसके ऊपर। बेसिकली व्हाट ही ट्राइज टू डू इज कि वो डिफरेंशिएट करना चाहता है। साइंस में ना एक प्रॉब्लम है जिसको हमेशा हम कहते हैं डिमार्केशन प्रॉब्लम। डिमार्केशन का प्रॉब्लम ये है कि हाउ डू वी नो व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज नॉट साइंस। हमें पता है कि क्या चीज साइंस और क्या चीज साइंस नहीं है। एक चीज जो साइंस है उसको हम साइंस कहते हैं, और जो चीज दूसरी है उसको हम सूडो साइंस कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एस्ट्रोलॉजी है, इसको हम सूडो साइंस कहते हैं, ठीक है ना, दैट इज सूडो साइंस। तो वो कहता है बेसिकली कि व्हाट इज द, ये हमेशा से बहस रही है, ये साइंस के अंदर हमेशा से ये एक डिबेटेबल डिस्कशन रही है कि क्या चीज, इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डिमार्केशन। डिमार्केशन का मतलब है कि हाउ डू वी डिफरेंशिएशन, बॉर्डर, हाउ डू वी डिफरेंशिएट। तो वो कहता है बेसिकली कि साइंस वो होती है जिसको हम, जो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट को क्वालिफाई करें। साइंस वो होती है जो कि फॉल्सिफिकेशन टेस्ट को क्वालिफाई करें, यानी एनीथिंग दैट यू कैन फॉल्सिफाई इज कॉल्ड साइंस, एंड एनीथिंग दैट यू कैन नॉट फॉल्सिफाई वो साइंस नहीं होती। इसके पीछे पूरी एक फिलोसफी और थ्योरी है, बहस है। वो मैं बस, अगर आप कहेंगे मैं इसको आपको आर्टिकल भी भेज दूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आई हैव हिज आर्टिकल्स एज वेल, क्योंकि मेरा पीएचडी इसमें है, तो आई हैव बीन स्टडीइंग दिस टॉपिक फॉर अ व्हाइल नाउ। अच्छा, मैं बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे वो ये कहता है कि साइंस कंसिस्टेंटली, सो बाय दिस डेफिनेशन साइंस कंसिस्टेंटली सीक्स टू फॉल्सिफाई इटसेल्फ। यानी एक साइंटिस्ट बैठ के कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है। किस लिए कर रहा है एक्सपेरिमेंटेशन? जो उसकी थ्योराइजेशन है ना, ये जो थ्योराइजेशन है, इसको किसी तरीके से निगेट कर रहा है। मेरी आवाज अंदर तक तो नहीं आ रही? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। अच्छा, सॉरी सॉरी यार, सॉरी, मुझे यार ऊंचा बोलने का शौक है, शौक नहीं है मतलब मुझे आदत है सॉरी पढ़ाते हुए। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंटेशन जो होती है ना, बार बार साइंटिस्ट जो होता है वो इस एक्सपेरिमेंटेशन के प्रोसेस को रिपीट करता है। व्हाई? कि किसी मौके के ऊपर, किसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में रिजल्ट्स डिफरेंट मिल जाए, रिजल्ट्स डिफरेंट मिल जाए, क्योंकि जैसे ही कोई रिजल्ट चेंज होगा तो उससे क्या होगा, उसकी थ्योरी फॉल्सिफाइड हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी, और उससे एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आएगा। साइंटिफिक रेवोल्यूशन आएगा कि मैंने इस थ्योरी को फॉल्सिफाई कर दिया, ये चीज ठीक नहीं है, और उसको उस पर नोबेल प्राइज मिलेगा कि देखो इसने इतनी मारूफ थ्योरी को, जो बहुत ज्यादा मारूफ तरीके से पाई जाती थी, जिसपे बहुत ज्यादा यकीन था और हम लोग अमल भी कर रहे थे सारा कुछ, इसने इसको फॉल्सिफाई कर दिया। तो साइंस किस तरीके से काम करती है? इट सीक्स टू चेंज। The potential of the science is to consistently change आता है, इंप्रूवमेंट। पिछले को निगेट करो, आगे चलो, पिछले को निगेट करो, आगे चलो। इसलिए आप देखें कि कोई भी साइंस की किताब, बायोलॉजी की किताब हो जाए, फिजिक्स की किताब हो जाए, 5 साल के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाती है, नई वर्जन आता है, नया एडिशन आना जरूरी है। कभी भी कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा 10 साल पुरानी साइंस की किताब पढ़ो, यू वुड नेवर रीड दैट, यू वुड नेवर स्टडी दैट। व्हाई? बिकॉज दैट इज ऑब्सोलीट। द साइंस हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम मैनी मैनी थिंग्स, ऐसी चीजें। और थॉमस कुन की जो किताब है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, उसके अंदर उसने पूरी वो चीजें बयान की हैं जो एक जमाने में, यानी तारीख के अंदर जो साइंटिफिकली वो चीजें जो हम समझते थे कि यार ये लॉ बन चुकी हैं, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, आपको पता है ग्रेविटेशनल जो पुल है उसके बारे में अब चेंज हो चुका है। आइंस्टाइन जो था, आइंस्टाइन, उसने बेसिकली एक आइडिया दिया जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसकी बुनियाद पर आपके पास जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी वो चेंज होगी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये कहती है ना कि आपका ग्रेविटेशनल पुल है, जमीन के अंदर एक कशिश है जो आपको खींच रही है। आप एक पेंसिल है, ये इसको छोड़ते हैं तो ये गिरती है, नीचे क्यों गिरती है? जमीन इसको खींच रही है, पुल कर रही है। मैं इस जमीन पे क्यों चल रहा हूं? क्योंकि इसको खींच रही है। लेकिन इन रियलिटी जो आइंस्टाइन ने आके कहा कि नहीं, ये पुल नहीं है, ये पुश है। होता यह है कि जब कोई चीज मैसिव होती है, किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से एक कर्वेचर होता है स्पेस और टाइम के अंदर, एक कर्व आता है स्पेस और टाइम के अंदर। जो चीज जितनी भारी होती है उतना ज्यादा वो बेंड करती है। तो इनफैक्ट हो क्या रहा है कि ये जो जमीन है ये एक मैसिव बॉडी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक ग्रेविटेशनल पुश हो रहा है, क्योंकि स्पेस टाइम कर्व हो चुका है।
इसके हवाले से बाकायदा कुछ आपने पता नहीं, वो एक बड़ा मशहूर यूट्यूब के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट वीडियो भी है, अगर आपने देखा होगा। एक बंदा है, वो क्या करता है, वो एक ब्लू कलर का ना एक बड़ा सा एक सर्कल सा है, उसके अंदर एक कपड़ा, एक बड़ी सी एक फ्रेम है, उसके ऊपर एक कपड़ा बांधता है और उसके अंदर कुछ बॉल्स को ऐसे घुमा रहा होता है। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, वो नहीं देखा वो देखें। वो बेसिकली आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एनीवेज, तो अब हो ये रहा है, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि साइंस ने कंसिस्टेंटली अपने आप को चेंज करते रहना है। Theorization is always going to change. The process of theory is going to change. Theories change होंगी by default. ये potential है इसमें, because that's what the scientists are consistently making an effort in the lab. कि किस तरीके से हम अपनी पुरानी थ्योरी को रिवाइज करें, चेंज करें, फॉल्सिफाई करें, इसको निगेट करें, एक चीज चेंज नहीं होगी और उसकी तरफ कुरान दावत देता है, और वो क्या है? दैट इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज नेवर गोइंग टू चेंज, क्योंकि डाटा सेम रहता है, रिजल्ट सेम होते रहते हैं। याद रखिएगा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन ने आके जो ग्रेविटी की जो पुल की बात की थी, ही स्पोक अबाउट, वो एक ही ऑब्जर्वेशन थी ना उसकी, सेम ऑब्जर्वेशन किसकी थी? आइंस्टाइन की भी थी, लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट थे। जैसे मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की मिसाल दी, सेम ऑब्जर्वेशनल डाटा है, तो लेकिन डाटा सेम रहता है, क्योंकि जो चीज नजर आ रही है वो तो चेंज नहीं होगी, वो तो ऐसे ही नजर आती रहेगी। ठीक है ना? तो इसीलिए कुरान ऑब्जर्वेशन की बात करता है, जो चीज फिक्स्ड है, और कुरान मजीद उसी से क्या करता है, हमें हुक्म देता है कि दावत, यानी अल्लाह की तरफ आओ, और उसी चीज की तरफ हमें दावत देता है। तो कुरान मजीद एक फिक्स चीज है, एब्सोल्यूट चीज है, दैट्स नेवर गोइंग टू चेंज, एंड देयर इज साइंस दैट इज going to ultimately change itself, that is consistently making an effort to change. तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं एक वॉलेटाइल चीज से, एक डायनामिक चीज से, जिसने बार बार चेंज होते रहना? तो ये फिलोसॉफिकली, फंडामेंटली, एकेडमिकली प्रॉब्लमैटिक चीज है। ये एकेडमिकली गलत तरीका है कि आप कह रहे हैं कुरान मजीद की तफसीर करें साइंस के थ्रू। आई होप कि आपको बातें समझ आएंगी कि नहीं आई, आई डोंट नो। आइए, एनीवन हु हैज अ जी क्वेश्चन? सर। ठीक है, मेक सर सेंस, ये जो इट मेक सेंस, साइंस का राइट? जो आप, हम्म। नहीं सर बोले आप। मैं कह रहा था इट सर ये मेक्स। जो आपके, आ जाए, मैं चलेगा। जी जी, महक बोले, बताएं प्लीज। सर बेसिकली साइंस का ये जो फर्क आ रहा था ना दोनों आइंस्टाइन और न्यूटन के एक्सपेरिमेंट्स में और उनके रिजल्ट्स में, तो वो बेसिकली इसमें एक ये भी रीजन था कि उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना वो चेंज था। तो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उसमें जो ये तजाद आता है ना, वो चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ ओके, रेफरेंस की वजह से आता अच्छा, फ्रेम ऑफ है। और रेफरेंस है। कुरान के हवाले से ना हमारा रेफरेंस कभी चेंज हो नहीं सकता, महक, तो बाय फ्रेम ऑफ डिफॉल्ट। रेफरेंस, महक, इसके अंदर जो ज्यादा बेहतर वर्ड है इसके लिए एक टर्म यूज होती है, स्कैटर्ड ग्राफ प्रॉब्लम। इसके लिए टर्म यूज होती है स्कैटर्ड ग्राफ प्रॉब्लम। और सर स्कैटर्ड मैं ग्राफ ना बिल्कुल प्रॉब्लम का मतलब ये है फिजिक्स का कि, वर्ड बता रही हूँ, मुझे पता नहीं था ये जो एक्सपेरिमेंट में वर्ड ये यूज हुआ है बेसिकली ना, मैं उसको कोट कर रही हूँ। मुझे वर्ड इसका नहीं पता है जो आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं ये एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से ही टोटली बात कर रही हूँ। तो फिर कुरान शरीफ में ये है कि आप उसको चेंज नहीं, मतलब कुरान शरीफ का तो एक ही फ्रेम है ना, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते।